आगे आने वाले 5 वर्ष के अंदर कंप्यूटर के माध्यम से भाषाएं बिल्कुल संप्रेषण की किसी समस्या की शिकार नहीं। मैं हिंदी बोलूंगा, उसको जापानी सुनाई देगी, जापानी बोलेगा, मुझे हिंदी सुनाई देगी। 63 में पहली बार मैं लाल किले के कवि सम्मेलन में बाल कवि के तौर पर आया था। बाल कवि अशोक। अच्छा, बाल कवि अशोक, फिर बाद में बबाल कवि हो गए। वो अलग बात है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे क्यों घंटी बजी के शो में पद्मश्री अशोक चक्रधर जी आए हैं। अशोक चक्रधर जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इंटरनेशनल कवि, साहित्यकार, पोएट, थिएटर पर्सनालिटी, फिल्म स्टार, जो कहना चाहें कह सकते हैं। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और कुछ भी कह दीजिए। तिरकठाक होने दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। चले आओ चक्रधर हमारे क्यों घंटी बजी के चमन में। बहुत बहुत स्वागत है जी। नहीं, चले आओ घंटी की ध्वनि में। वाह, चले आओ घंटी की ध्वनि में। बहुत अच्छा, घंटी की ध्वनि जब होती है ना तो उसका निनाद होता है। गूंज की भी अनुगूंज चारों ओर व्याप्त हो जाती है। और आपकी घंटी बज रही है बहुत दिनों से, मुझे ऐसा पता चला है। पता नहीं कौन कौन बजाने आते हैं, हम तो सजाने आए। अरे बजाना और सजाना, खूब बढ़िया, खूब जुगलबंदी रही। अच्छा अशोक जी, एक चीज बताए, कार्यक्रम शुरू तो हो गया है, लेकिन सबसे पहले एक सवाल ऐसा आता है जो पिताजी के बारे में आता है। खूब गपशप होगी आपसे, लेकिन डॉक्टर राधेश्याम प्रगल्भ जी जो आपके पिताजी हैं, उनसे शुरू करते हैं जी। क्या आपको उनसे सीख मिली, कैसे शुरुआत हुई? और इसके साथ मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य की जो यात्रा है, जो हिंदी से प्रेम है, वो कैसे शुरू हुआ, ये दोनों ही एक साथ सुनाइए जरा। मेरी साहित्यिक यात्रा और मेरे पिताजी, ये दोनों प्रस्थान बिंदु हैं। वो बिंदु हैं जहां से कि मैं शुरू हुआ था। बहुत। और यात्रा कैसे शुरू होती है? जब आदमी चलने लगे। बिल्कुल। तो वो जमाना भी था जब मैं घुटनों चलता था, किसी चोट के कारण नहीं। अब मैं घुटनों चलूं तो माना जाएगा घुटने खराब हो गए हैं। लेकिन जब मैं बच्चा था, सन 51 में मेरा जन्म हुआ था जी। तो उसके बाद मेरे ख्याल से साल भर में खड़ा हो जाता है बच्चा, लेकिन फिर भी गोदी के लिए मचलता है। तो मेरी साहित्यिक यात्रा तो शुरू हुई तब जब मैं बिना गोदी के चलने लगा, मतलब बचपन में। और पिताजी जो हैं वो उस समय के बहुत बड़े कवि थे। उनके मित्रों में हरवंश राय बच्चन जी और बहुत सारे कवि थे। कवि हमारे घर में आते रहते थे, पर उनकी 2 पंक्तियां सदैव मुझे, आप इससे उनके चिंतन की प्रक्रिया का अनुमान लगा सकते हैं। वो 2 पंक्तियां मुझे हमेशा याद रहती हैं और आपको भी याद हो जाएंगी एक बार सुनने में। दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। क्या बात। और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुंह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। क्या बात, बहुत ही अच्छा, बहुत खूब। तो वो ओजस्वी कवि थे, वीर रस की कविताएं लिखते थे, व्यंग्य उनकी वाणी में रहता था। तो जो मुझे मिला उनसे, वो एक तो उनका स्वयं कवि होना, और अपने पिता का अनुकरण तो हर कोई करता है। एक हद तक मैं उनके अंदाज को, मिजाज को समझने की कोशिश करता था। अच्छा, वो मुझे बहुत कम उम्र में बहुत योग्य समझने लगे, ये गलती हो गई। हसीन गलती। एक बार उन्होंने, अच्छा, नई कविता जब लिखते हैं ना जी, तो उनको एक श्रोता की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, ऑडियंस चाहिए। तो उन्होंने कोई कविता लिखी और कविता लिखने के बाद मुला, अशोक आओ सुनो। अब मैं छोटा सा बच्चा, शायद बहुत कम उम्र थी और कक्षा भी कौन सी थी मुझे याद नहीं, लेकिन वो मुझे याद है कविता।
वो थी कि एक नया गम है किंतु नवा गम है, गमन करो आगे, गम न करो आगे, देखो संगम है। अब ये सारे शब्द मेरे सुने सुने से थे। अब मैं नहीं जानता था गम माने दुख होता है, क्योंकि हिंदी का वातावरण था। मेरी माँ भी हाई स्कूल पास थी पुराने जमाने की, और उनके पिताजी हेडमास्टर हुआ करते थे। हेडमास्टर साहब की जो लाइब्रेरी थी वो बच्चों के लिए कम खुलती थी, मेरे लिए खुल जाती थी, मेरे जेब में उसकी चाबी रहती थी। तो जितना मेरा प्रारंभिक पठन पाठन हुआ वो नाना जी की लाइब्रेरी से हुआ। तो एक नया गम है तो मैं समझ ही नहीं पाया नया गम क्या है। मतलब मैं अंग्रेजी भी नहीं जानता था, तो गम को मैं गम समझ लेता गोंद ही तो सुना था लेकिन गम नहीं सुना था। ब्लैंक हो गया मैं। किंतु नवागम है। अब आगम, मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी क्योंकि नाना संस्कृत के ज्ञाता थे, उर्दू के ज्ञाता थे जी। तो नवागम तो मैंने कहा दिया, नया नया आया कुछ जी, नवागम है। गमन करो आगे, बिल्कुल साफ था, आगे बढ़ो, गम न करो आगे। अब ये गम फिर आ गया फिर गम आ गया पता नहीं है गम क्या होता, ले दे के 360 डिग्री से गम आ गया। जीवन है नवीन, पूरे जीवन में मुझे आज तक पता नहीं चला गम क्या होता है। गम क्या होता है नहीं, अच्छा नहीं पता चले तो अच्छा। तो मैं दूसरों के भी जब देखता हूँ कि गमगीन है तो क्यों, तो जब इतने हसीन है, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको मिला है, तो काहे आप ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि आप दोनों की जोड़ी पे कुर्बान जाऊं। अरे सर थैंक बहुत तो कर रहे हैं। मेरे पिता बच्चों के लिए लिखते थे, काफी पुस्तकें लिखते थे, और एक बार तो उनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था पंचों का फैसला शायद। उसको साक्षरता निकेतन की ओर से प्रथम पुरस्कार मिला था। तो उस पुरस्कार का जो जश्न हुआ, और भी कुछ पुरस्कारों का रहा होगा, तो उसमें उनको विज्ञान भवन में आदरणीय वीवी गिरी साहब के हाथों को सम्मानित किया गया। जी हाँ, तब मैंने प्रथम दर्शन वराहगिरी वेंकटगिरी जी को देखा था साक्षात, और उनके व्यक्तित्व में एक बहुत महनीयता थी जो एक राष्ट्रपति में होनी चाहिए। क्या बात, कम बोलते थे और बहुत ढंग से, एक सलीके से अपनी बात कहते थे, विद्वान थे। तो मैं समझता हूं कि एक और बात बताऊं आपको जी, उनका जन्मदिन मुझे याद है, वो है 10 अगस्त। सन याद नहीं है, सन याद नहीं है, क्योंकि वो 19वीं सदी में के अंत के वर्षों में वो आए थे, इसलिए याद है कि मेरे पुत्र का जन्मदिन भी यही है, 10 अगस्त। तो सदैव मुझे अच्छा, जब पुत्र होता है सामने तो मुझे गिरी साहब के दर्शन होते हैं कि इतने महान व्यक्ति के साथ अपनी जन्म तिथि शेयर करते हो। और विज्ञान भवन वाली घटना होगी शायद 72 की, तभी मेरी नौकरी लगी थी विश्वविद्यालय में अध्यापक के तौर पे। लेकिन उसमें मेरा दिल धड़कता रहा था। क्या हुआ कि मेरी नौकरी लग गई थी, दिल्ली की बसों का ज्ञान था, बसों में बैठ के आ गए विज्ञान भवन, और पिताजी नहीं दिखे मुझे वहां। पुरस्कार कार्यक्रम शुरू हो गया। अच्छा। अरे आ जाएं, अरे आ जाएं, अरे आ जाएं, अब आ जाएं। अच्छा, वो कवि आदमी, उन्होंने फोन थे नहीं, मोबाइल, मैं संपर्क कहाँ करूं तो कहाँ करूं, कभी मैं बाहर जाऊं, कभी अंदर आऊं। लेकिन वो अंदर अंतिम क्षणों में वो बड़ी मस्त चाल चलते हुए धीरे धीरे चली आ रहे थे। आपका नाम पुकारा जा चुका है, पुकारा जा चुका था, वो तो पुनः आ गए जी आ गए। तो वो बिना बात के वीआईपी बन गए, विलंब से आते। मैं उन दोनों को याद करता हूँ, उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे घर में जो मेला लगा रहता था कवियों का, उसका भी गवाह हूं।
हाँ सर, वो जो बैकग्राउंड, जब एक बच्चे को ऐसा बैकग्राउंड मिलता है कि इतने सारे कवि, इतने सारे साहित्यकार मिलते हैं, तो वो आप उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं सर, उस माहौल को। और कैसे करता था बताओ? हाँ बताए सर। जी। छोटा सा था वो उनमें कोई सिगरेट पीता था, कोई बीड़ी पीते थे। तो जिस कमरे में कविता और शायरी और ये सब हो रहा होता था, उसमें बड़ा धुआं होता था। करेक्ट। और धुआं उनके जिगर से भी निकलता था, दिल से भी निकलता था। वाह। और जब मेरी माँ कोयले की अंगीठी पे चाय बनाती थी, उस तरफ से भी मैं समझ गया था आप वही बोलने वाले। मैं समझ गया, उस तरफ से भी आता था, अंदर से भी आता था, बाहर से भी आता था। तो जो धुएं का आना जाना है, ये कहाँ से उठता है, ये कोई पता नहीं लगा सकता था। यहाँ से उठता है, ये कोयले का है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, कहाँ से उठता है, जहाँ से उठता है। कहीं तो आग लगी होगी, लगने वाली होगी। लगने वाली धुआं होता था ना, वो पहले होता था जी। अब जैसे ट्रूडो साहब सोच रहे होंगे कि धुआं सा उठ रहा है, मोदी साहब सोच रहे होंगे ट्रूडो साहब, मोदी कहाँ से उठता है, कहाँ से उठता है। अच्छा, मुझे पुरानी बात याद आ रही है। एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था पुन्ना, एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट का बेटा था वो जी। और उन्होंने कहा, गोगी सरोजपाल उनका नाम, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, सलीम उनके पति। तो एक बार यूनिवर्सिटी जा रहा था मैं आश्रम से, तो वो बोला मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो मेरा वो दोस्त बन गया, क्योंकि मैंने जब एक बार पूछा उससे सीढ़ियां उतरते हुए, वो नीचे रहते थे, मैं ऊपर, कि तुम पुन्ना क्या कर रहे हो पुन्नू? बोला तीता कर रहा हूँ, तीता कर रहा हूँ, तीता। मेरी समझ में नहीं, तीता क्या? तीता जो तुम करते हो, मतलब कविता। अच्छा, कविता। तो उसको लेके गया बस में, और जब आगे चले राजघाट के पास, तो वहां एक थर्मल पावर स्टेशन है यहाँ, हाँ जी, ITO के पास, वहाँ ITO के पास, वहाँ धुआं सा उठता रहता है। तो वो गाना हम बजाते रहते थे, रिकॉर्ड प्लेयर वैसे होते थे, घिस 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 घिस, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, मेहंदी ऐसे गा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। अब वो बच्चा भी सुनता था, तो वो बोला अंतल ये धुआं सा यहाँ से उठता है, अब बच्चे के मन में जिज्ञासा हो गई कि कहाँ से उठता है, तो यहाँ से उठता है। बहरहाल मैं जो आपको बता रहा था वो ये कि मैं पर्दे के पीछे खड़ा हो जाता था, उनकी बातचीत सुनता था सारे कवियों की, और मुझे बड़ी मोहक बातचीत लगती थी। कोई गीत सुना रहे हैं, कोई गजल कह रहे हैं, कोई अपने दुरुस्त कर रहे हैं, दूसरे को इस्लाह दे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आप निर्धन जी ऐसा कर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, हाँ भाई साहब बिल्कुल ठीक है। तो वो जो एक अप्रत्यक्ष शिक्षा प्रणाली मेरे सामने थी, मैं इस टोह में रहता था कि कब किसी कवि को बीड़ी की जरूरत हो तो मैं दौड़ के जाऊं पंसारी के पास और दौड़ के लेके आके इनको दूं, तो इनकी सेवा में कोई कसर न रह जाए। तो मैंने बहुत बीड़ियां ला के दी। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने इतने सारे बचपन से ही घर में ये माहौल रहा, आपके कवि सम्मेलन और कवियों का आना जाना, शायरों का आना जाना, तो जो वो माहौल था और जो आज का माहौल है उसमें क्या फर्क है और आप क्या मिस करते हैं उसमें? आज का डिजिटल युग है। हाँ, डिजिटल युग के कारण एक बहुत बड़े शायर हुए हैं जो स्वयं को कवि भी मानते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। उनका नाम है गूगल बाबा। गूगल बाबा। मैं उनको गूगल देव बुलाता हूँ। गूगल देव कह लीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। वो देवताओं के देवाधिदेव हैं, वो देवों के देव हैं। तो जब से ये आए हैं तब से कोई ये आवश्यकता ही महसूस नहीं कर सकता कि किसी गुरु की या किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है। जरा देर में वो कुछ भी सर्च कर लेते हैं। इसलिए, और दूसरी बात ये कि आजकल हर कोई अपने आप को लेखक या कवि कह सकता है, क्योंकि उसकी पोस्ट आ रही है दिन जो भी अपने अंदर भड़ास है उसको निकाल दो। बिल्कुल, कोई भी, अब सब लगे हुए हैं, हर परिवार में। तो इतने सारे मोबाइलों के होते हुए किसी गुरु की या किसी ऐसे उसका कोई रूम बचता नहीं है, उनके लिए कोई स्थान ही नहीं है। गुरु को बैठाओगे और तुम मोबाइल पे काम करोगे तो गुरु तो अपने आप ही उठ के चला जाएगा। तो यहाँ तो ज्ञान की खोज करनी पड़ती थी पहले, अब ज्ञान की खोज बढ़ गई है।
क्योंकि गूगल देव सब कुछ सही बता देंगे, इस पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कविता एक ऐसी चीज है नवीन जी, मैं समझता हूँ कि आप हर विद्या को सीख सकते हैं, उनके विश्वविद्यालय हैं, उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन कविता सिखाने का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। आप प्रोज राइटिंग सीख सकते हो, लेकिन कविता तो एक ऐसी चीज है जो अंदर से हृदय से, बुद्धि से, संवेदना से, ज्ञान से, और आपके मकसद क्या है जीवन में, उनसे तो उद्देश्य भी होना चाहिए आपकी संवेदनाओं का, और आपकी कल्पनाएं इतनी विकसित हों कि आप जरा देर में कुछ भी सोच सकें। जैसे मैं सोचूं कि आज नवीन नहा के नहीं आए जी, तो उनके चेहरे से लग रहा है, या उनके चेहरे से तो नहीं लग रहा, बालों से लग रहा है शायद, सही बात है तो लेकिन लग रहा है, लग रहा है, न तो पसीना गंध दे रहा है। अच्छा, क्या ये बात सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं अच्छा सुनिए, ये पहली बार हुआ है कि अमरजीत को कुछ काम पड़ गया तो हमने आपको लिंक फटाफट भेजा और मैं तैयार हो गया फटाफट। आपने कमाल की चीज पकड़ी है सर। देखिए क्या है, मैंने एक यंत्र कविता लिखी थी, यंत्र। अच्छा। उस समय सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। बहुत खूबसूरत सर, बहुत धन्य सर, धन्य। मुझे ये भी मालूम है कि अमरजीत ने काका जी का एक परफॉर्मेंस देखा है अलवर में। क्या बात है, वाह, क्या बात सर, ये एस्ट्रोलॉजी कैसे कर रहे हो सर? ये शिवाजी नहीं, अच्छा यंत्र है। कई बार चलो ऑफ कर देता हूँ उसको, आपको परेशानी हो जाएगी वरना। कर दिया मैंने, नहीं ऑन ही रखी है। नहीं सर, ऑन रखिए, बहुत अच्छा है। आपको कैसे पता कि अमरजीत ने अलवर में काका हाथरस से? अच्छा सर, काका देखिए क्या है ना, जो दाढ़ी वाला होता है वो दाढ़ी वाले को याद रखता है, तब तो और ज्यादा याद रखता है जब उसने दाढ़ी पे ही कविता सुनाई हो। और नहीं अमरजीत भाई, आज तो सर ने एक हाथ से गोगली मारी, दोनों आउट हो गए। बिल्कुल। ये 88-89 की बात है कि तब मैंने सुनी, तो मुझे शौक था, क्योंकि म्यूजिक से शौक है, तो मुझे ये शेरो शायरी या कवि सम्मेलन, और खास तौर से जो हास्य कवि सम्मेलन है, मुझे बहुत आकर्षित करते थे, क्योंकि बड़ा मजा आता था। तो जहाँ मेरा म्यूजिक कॉलेज था उसके पास में ही हमारे कंपनी गार्डन है, वहां पर ये हुआ था। तो उन्होंने वो 4 लाइनें सुनाई थी, और मुझे आज तक याद है कि रहीमन दाढ़ी राखिए, बिन दाढ़ी सब सून, जैसे मंसूरी के बिना व्यर्थ देहरादून, दाढ़ी से नर की शोभा। अब इसके आगे याद नहीं मुझे। अच्छा याद है अशोक जी, अब क्योंकि आपने आप अंतर्यामी हैं, आपने प्रेडिक्ट भी कर लिया है कि मैं नहा के नहीं आया, और अमरजीत ने काका हाथरसी जी को अलवर में मिले। सर, काका हाथरसी जी के पर्सनालिटी के और आपके संबंध कैसे, उनके आपके रिश्ते और उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताएं सर। वस्तुतः मैंने बहुत बचपन में काका जी को देखा था जी, और काका जी से जब मेरी पहली भेंट हुई थी, तब मेरी गोद में मेरी छोटी बहन थी, बहुत छोटी सी, मैं सबसे बड़ा भाई। अच्छा जी। और मैं इतने इस योग्य नहीं था कि गोदी में उठा सकूं, लेकिन गोदी में उठा के जा रहा था, तो काका जी को बड़ा अच्छा लगा। वो जानते नहीं थे कि मैं प्रगल्भ जी का पुत्र हूँ। हमारी गली में जा रहे थे, अहीर पाड़ा में। और कुछ अच्छा सा गाल मेरे हिला के और मेरी बहन को ऐसा वैसा करके वो गाली में चले आगे। तो मुझे मालूम था कि वो वहां मेरे ही घर आ रहे हैं जी। तो मैं उनके आगे आगे जाने लगा, फिर इधर आ जाइए, शायद पहली बार आ रहे थे वो हमारे यहाँ। तो वहां से तो मैंने उनके पहले दर्शन किए मोहल्ला अहीर पाड़ा खुर्जा में, हमारे घर वो आए, और उसके बाद तो पता नहीं कितने बार आए। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पिता को वो पुत्रवत मानने लगे। उम्र में मेरे पिता उनसे कम थे जी। जैसे काका जी का जन्म हुआ 1906 में, तो मेरे पिता का हुआ 1927 में, तो 21 वर्ष का अंतर दोनों की उम्र में था। तो बेटा कह सकते थे। और फिर मैं अंदर आ गया, तो काका ने कुछ ऐसा कहा था, तू तो हमारे पीछे ही चलो आ रहा हो, गली में मिलो जी छोरा। मेरे पिता ने बताया ये मेरा पुत्र है। अरे अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ उसको छोड़िए, लेकिन काका जी आते रहे, और काका जी ने कहा कि तू इस कॉलेज में पढ़ाता है, यहाँ कितनी तनख्वाह है?
तो उन्होंने शायद 200-250 बताई थी, उस समय इतनी तनख्वाह हुआ करती थी। तो चल हमारे संग चल हाथरस, तो 600 रुपया की नौकरी दिलाएंगे। अब कहाँ 200-250 रुपए, कहाँ 600। तो काका जी के कहने पे मेरे पिताजी हाथरस आ गए, और हाथरस में एक ब्रज कला केंद्र नाम की संस्था थी, तो उसके सह सचिव बनाए गए कि वो देखभाल करें कि ब्रज के सांस्कृतिक कार्य कैसे संपन्न हो, लोक कला कैसे आगे बढ़े, स्वांग, नौटंकी, भगत, इन सबको कैसे आगे बढ़ाया जाए जी। मेरे पिता वहाँ 5 साल लगभग रहे, और 5 वर्ष में काका जी के परिवार से आना जाना खूब हुआ। तो जो हमारी पत्नी है आजकल, वो काका जी के यहाँ मिलती थी। नहीं सर, आपने कहा आजकल, इससे पहले भी कोई रहा क्या? नहीं, इससे पहले कहाँ, बाल्यावस्था में तो कल्पना में ही देखते थे ना। बुद्धि तो उतनी नहीं थी, और न तन शुद्धि थी, बहुत खूब। टू गुड सर, टू गुड। और हम भी बिना नहाए ही जाते तो कैसे जाते किसी को। आज तो नहाने में सीख गए। आज तो सर आपने हम दोनों की क्लास ले ली है। तो वो फ्रॉक में घूमती थी, और हम उनके बड़े भाई के दोस्त थे। हाँ जी जी। तो आपको मजा आएगा सुन के कि वो मुझे अशोक भाई साहब कहा करती थी उस जमाने में। हाँ। तब भाई साहब ही होते थे। ऑब्वियसली वो बच्चों को क्या मालूम, हमें भी क्या मालूम। हाँ, कुछ नहीं, वो सब ऐसे ही था। हाँ। तो काका जी जो थे वो बहुत हास्य प्रधान व्यक्ति थे जी जी। और हमारी शादी का जो मामला था ना, हाँ जी, वो भी बड़ा दिलचस्प है जी। पता है, बाल कवि बैरागी कहा करते थे, इनकी तो 2 दोहों में शादी हो गई। 2 दोहों में। हाँ। अच्छा, वो कैसे सर? वो ऐसे कि हम पढ़ाने लगे थे यहाँ 72 में। बचपन का तो एक प्रेम भाव था ही, स्थायी भाव, ठीक है, बुनियाद में था बाल्यावस्था का। और जब युवा हो गए, मैं दिल्ली में पढ़ाने लगा, और ये पढ़ने आई थी। अच्छा। एमए करने आई थी। तो मुझे माना जाता था भाई टॉपर आदमी है, तो मुकेश जी ने कहा भाई तू जरा बागेश्वरी को थोड़ा पढ़ा दिया कर जी। तो हम पढ़ाने आने लगे। तो ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने भाई साहब कहना बंद कर दिया। खैर, मैं अपनी प्रेम गाथा आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उस पे मैं उपन्यास लिख रहा हूँ। नहीं सर, बहुत बढ़िया। विल वेट फॉर इट। लेकिन 2 दोहे की बात बताता हूँ। हाँ जी प्लीज। हाँ, हम दोनों ने ही तय कर लिया कि हम दोनों विवाह करेंगे। बहुत खूब। और मैंने अपने पिता को बताया, बागेश्वरी ने अपने काकू को बताया। तो हम तो दोनों सामने नहीं थे, न तो वो मेरे पिता के सामने थी, न मैं उनके पिता के सामने था। तो लेकिन एक स्तब्धता तो आई होगी दोनों को, क्योंकि मैं ब्राह्मण, वो बनिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, उस समय जाति प्रथा जो थी जा रही थी, और हम जैसे युवकों के द्वारा ही जा रही थी। वैसे तो बनी हुई आज तक है, करेक्ट। लेकिन प्रेम अगर हो तो जाति क्या, पांति क्या, बहुत फिर वो आप तो अपनी भांति रहिए, है ना। तो हमारी कल्पनाओं के परे हमें तो लगता था कि मेरे घर में हंगामा हो जाएगा कि तू हमारा ब्राह्मण परिवार है, और बढ़िया उनके यहाँ हो जाएगा भाई बवाल मच जाएगा। और फिर एक और भी संपन्नता विपन्नता का। नहीं, काका तो बहुत संपन्न थे, उनकी हवेली थी, हमें बिजली मिल में क्वार्टर मिला हुआ था पिताजी को। लेकिन काका जी के कारण जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो गई थी। जो खाट और टूटी कुर्सियां होती थी खुर्जा में, वो यहाँ सोफे में बदल गई, ड्राइंग रूम बन गया, ये सब हो गया। सर, कितनी खूबसूरती से आप सच बयां कर रहे हैं, कितनी खूबसूरती। आज की तारीख में अगर किसी से बात करें तो कहे तो हम तो गवर्नर जनरल की औलाद हैं, पहले ऐसे बोलते थे। देखिए, युगों में भी अंतर होता है। सच्चे सीधे सरल लोग उन दिनों बहुत ज्यादा होते थे, और झूठ बोलना है ना, बहुत कम लोगों को ही रास आता था, पकड़ में आ जाता था। हाँ,
बहुत बहुत तो और कवि साहित्यकार अगर झूठ बोलने लगेंगे तब तो सच परेशान हो जाएगा। बहुत मेरा क्या होगा, मेरा क्या है। तो जब खैर हमारे पिताजी को एक पोस्ट कार्ड मिला काका जी का, तो पहला दोहा जो था वो भेजा काका जी ने जी कि जाने कब हो जाए क्या, भली करेंगे राम, और काका के समधी बने बेटा राधे श्याम। बहुत क्या बात, बहुत खूब। तो उन्होंने जो है बनाई दिया। हाँ जी मतलब स्वीकृति मिल गई। बेटा कहते थे पिताजी को, अब समधी बन गए। हाँ जी जाने कब हो जाए क्या, भली करेंगे राम, काका समधी बने बेटा राधे श्याम। फिर मेरे पिताजी ने दोहा लिखा, पोस्ट कार्ड, 2 पोस्ट कार्ड में शादी हो गई। उन्होंने लिखा, काका की पाती मिली, भली कर चुके राम। बहुत खूब, बहुत खूब। एक्सेप्टेड मिल गया जी। काका की पाती मिली, भली कर चुके राम, अपनी भी हाँ हो गई, सुन ले खासो आम। बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूब, कमाल। हाँ हो गई, सुन ले खासो आम, प्यार को बस खेना है, न कुछ लेना देना है। कुछ लेना देना, मतलब दहेज बहुत का दहेज बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। प्यार को बस खेना है, न कुछ लेना देना है। तो इस प्रकार से विवाह संपन्न हो गया। अच्छा अशोक जी इतनी हमारी बातें तो खूब अभी चलेंगी, लेकिन ये बताएं, कुछ सुना दीजिए जो आपके मन की पसंद की, कुछ हमें सुनाइए सर, हमारे श्रोताओं के लिए, जो आज तक की आपको अच्छी 2-4 पंक्तियां हैं, या जो आपको अच्छा अपना लेख हो, या कोयल का सितारा हो, या स्नेहा का सपना हो, जो आपको अच्छा लगे। देखिए, बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूं आपको। जी जी। और ये देखिए इसमें कि कैसे संबोधन बदल जाते हैं। अब जैसे मैं आपको आप कह रहा हूँ, हाँ जी, आप कनाडा बुला लोगे तो तुम भी कहने लगूंगा, अरे तुम क्या कर रहे नवीन। नहीं तू और ज्यादा नहीं, आप अभी भी कह सकते, नहीं आप अभी भी क्या रहा है ना, कर क्या रहा है ऐसे, आप अभी भी कह सकते, आप अभी भी कह सकते तो उतनी पूछ होने में तो देर लगेगी जरा। नहीं ऐसा नहीं है, तो उत्तरोत्तर बढ़ने वाला क्रम है, मालूम है। आप कहने में औपचारिकता है, तुम कहने में चलो दोस्ती है, लेकिन तू अगर कह दिया तो तू या तो तू है या फिर वो है, बिल्कुल है ना। नहीं पर सर तू वही बोलता है जिससे मन से कनेक्शन हो जाता है, मैं इतना भी बता दूं आपको। हम रब को भी तू कहते हैं ना। हाँ क्यों मजीद है ना, बिल्कुल सही। लेकिन किस तरह से संबोधन बदल जाते हैं जी। ये तो ये चढ़ता हुआ क्रम है, तो उतरते हुए क्रम में भी आ जाएं। जी हाँ जी, हाँ जी। तुम भी जल थे, हम भी जल थे, तुम भी जल थे, हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। क्या बात। तुम भी जल थे, हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे, खल माने बुरा आदमी, न तुम खल थे न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे, खलते नहीं थे। बहुत अचानक तुम हमसे जलने लगे, तो हम तुम्हें खलने लगे। अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे। अब 2 ही लाइन और बची है कि तुम जल से भाप हो गए। तुम भी जलते, हम भी जलते, तुम जल से भाप हो गए, और तू और तुम से आप हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बयां किया आपने। तो क्या है इसमें, शब्दों के साथ खेलते खेलते आप जीवन के यथार्थ पर और संबंधों की सच्चाई पे आ जाते हैं। बिल्कुल। एक और सुनाता हूँ छोटी सी है। प्लीज। जी। एक के पास मूंछ थी, एक के पास पूंछ थी, मूंछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूंछ वाले की पूंछ थी। वाह। मूंछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूंछ वाले की पूंछ थी। मूंछ वाले के पास तनी हुई मूंछ का सवाल था, मूंछ वाले के पास तनी हुई मूंछ का सवाल था, पूंछ वाले के पास झुकी हुई पूंछ का जवाब था। पूंछ की 2 दिशाएं नहीं होती, पूंछ की 2 दिशाएं नहीं होती, या तो भयभीत होकर दुबकेगी
मोहब्बत में हिलेगी, मारेगी या मरेगी, एक वक्त में एक ही काम करेगी। क्या मूछें क्यों अशक्त हैं? क्योंकि दो दिशाओं में विभक्त हैं। मूछें क्यों अशक्त हैं? क्योंकि दो दिशाओं में विभक्त हैं। एक झुकी हुई मूछ वाला झुकी हुई पूंछ वाले से बोला, यार मैं जिंदगी में उठ नहीं पा रहा हूं। पूंछ वाला बोला, बिल्कुल नहीं उठ पाओगे, बिल्कुल नहीं उठ पाओगे, और कारण 1 मिनट में समझ जाओगे, बताता हूं। तुम बिना हाथ लगाए, ध्यान से सुनना, तुम बिना हाथ लगाए अपनी मूंछ उठा के दिखाओ, मैं अपनी पूंछ उठा के दिखाता हूँ। क्या बात, क्या बात, तुम क्या बिना हाथ लगाए बहुत खूब, अपनी मूंछ उठाकर दिखाओ, मैं अपनी पूंछ उठाकर दिखाता हूँ। तो जो उठा सकता है, इसको पॉलिटिकली सुनिएगा, जो उठा सकता है वही उठ सकता है, इसीलिए मूंछ वालों की नहीं, पूंछ वालों की सत्ता है। क्या बहुत अशोक जी, नवीन जी रुक जाइए। इतने बढ़िया कवि से हमारा हम रूबरू हैं, और इंस्टीट्यूशन बिल्कुल चलते फिरते इंस्टीट्यूशन है हमारे, और काफी सालों बाद इनके मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। दिल्ली में कभी कवि सम्मेलन जब होते थे मुझे भी इनविटेशन आया करते थे, हिंदी अकेडमी के और उर्दू अकेडमी के और पंजाबी अकेडमी के, तो जाया करता था। अब यहाँ तो खैर कम है। तो अशोक जी, हिंदी पढ़ना है तो बेटा रूस जा, क्यों हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाने वालों की कमी है क्या? हिंदी पढ़ने के लिए रूस जा तो वो रूस जाता था, मतलब रूठ जाता था। काम घूम घाम के आ जाता था, ये नहीं पता। तो अंग्रेजी फारसी पढ़ने के लिए जाते थे। हिंदी तो अपने ही घर में अपना आसन नहीं जमा पाई है, बाहर कौन सिखाएगा हिंदी। तो हिंदी सीखनी है तो दरअसल एक हिंदी नहीं है, मेरा मानना ये है कि हिंदियां हैं। जैसे आप भी अपने मोबाइल में देखते हैं, जब अंग्रेजी ऑप्ट करते हैं तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि इंग्लिश यूके, इंग्लिश यूएस, कनाडा, इंग्लिश अमेरिका, है ना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और अब तो इंग्लिश न्यूजीलैंड भी हो गया, न्यूजीलैंड भी हो गया, इंडिया भी हो गया। तो इसका मतलब ये कि सब अलग अलग एक्सेंट वाली हैं। अब मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, कम टू डाई, अरे मैं मरने के लिए थोड़ी आया हूँ। टू डाई, टुडे को टू डाई, बिल्कुल से मिलने आया हूँ, आज ही आया हूँ, बिल्कुल है। तो इसी तरह से हमारे बिहारी भाई जो बोलेंगे, अंग्रेजी हो या हिंदी, उनका अपना तरीका होगा। तो अब आगे से हमारे देश में अंग्रेजी भी ऑप्शन इतने हो जाएंगे, बिहारी इंग्लिश, कन्नड़ इंग्लिश, तेलुगु इंग्लिश, तमिल इंग्लिश, ये कंप्यूटर के कारण होगा। आगे आने वाले 5 वर्ष के अंदर कंप्यूटर के माध्यम से भाषाएं बिल्कुल संप्रेषण की किसी समस्या की शिकार नहीं। मैं हिंदी बोलूंगा, उसको जापानी सुनाई देगी, जापानी बोलेगा, मुझे हिंदी सुनाई देगी। तो ये जो अनुवाद हो जाएगा, और वो भी इतने अच्छी कोटि का। अभी 10 साल पहले तक गूगल ने जो ट्रांसलेट किया था हिंदी में, तो उसमें बवाल हो गया था। और अब आपकी हिंदी को भी अच्छा करने वाले सॉफ्टवेयर आ गए, आर्टिफिशियल। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदी कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 25 साल से। क्या माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे 3 बार MVP अवार्ड दिया है, बहुत वैल्यूएबल प्रोफेशनल। वो पढ़ा था सर में जी, फॉन्ट फॉर्मेशन में और उसके एक्सटेंसिव यूज में मैं हिंदी और इंडियन लैंग्वेजेस का बहुत हाई एंड यूजर रहा हूँ, फीडबैक देता था। मैं कोई प्रोग्रामर नहीं हूँ। हाँ जी, पर माइक्रोसॉफ्ट आपसे वो ले रहा है इनपुट, तो इससे अभी तक चलता है। अभी भी ऑनलाइन हमारा अमेरिका से बात हो जाती है, और भी नए फॉन्ट डेवलप होते हैं, तो उनको मेरा अतीत पता है। खैर साहब, ये जो सिलसिले हैं जीवन में, बहुत तरह के सिलसिले हैं, लेकिन हिंदी का तो ये दिन पखवाड़ा चल रहा है इधर हमारा, हिंदी पखवाड़ा। हिंदी दिवस अभी था। हाँ, तो हिंदी दिवस 14 तारीख को था। हाँ जी, वो 15 दिन तक पखवाड़ा रहता है। अभी हम पखवाड़े के जद में हैं जी, कि हम हिंदी के 15 दिन मना रहे हैं। बहुत सारे लोग बुरा मानते हैं इसका कि भाई
अंग्रेजी दिवस तो मनाते नहीं हो। और दिवस किसका मनाया जाता है? तो हरिशंकर परसाई जी एक बहुत बढ़िया मेरे आदर्श लेखकों में से हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दिवस मनाया जाता है कमजोर का, जैसे महिला दिवस मनाया जाता है, महिलाएं कमजोर, महिला दिवस 8 मार्च को महिला दिवस बना लो, बाल दिवस बाल दिवस बना लो, या हिंदी दिवस मना लो, हिंदी भी कमजोर। कोई थानेदार दिवस मनाता है, थाना दिवस मनाता है, बलशाली है, फिर उसका कौन दिवस मनाएगा? हाँ, थानेदार तो वैसे ही इतना तगड़ा है, थानेदार का तो कोई दिवस नहीं मनाया जाता भाई, जो कमजोर है। तो हिंदी चूंकि आपने कमजोर बनाई हुई है, और हिंदी को आदर मिला नहीं, राजभाषा का आदर मिला। अगर मिला होता राष्ट्रभाषा का, तो पूरे राष्ट्र को आप हिंदी सिखा सकते थे, प्राथमिक शिक्षा में, प्राइमरी एजुकेशन में ला सकते थे। लेकिन अब वो यहाँ भी वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल है। आप फ्रेंच, इटालियन, रूस, रशियन और में से हिंदी। हाँ, तो ये जिस दिन हिंदी पूरे देश में सिखाई जाने लगेगी, उस दिन सबको आएगी समझ में। और अभी भी अगर आप समझते हैं कि अंग्रेजी हमारी संपर्क भाषा है, तो माफ कीजिएगा, हिंदी है। 140 करोड़ जिनका जिक्र करते हैं मोदी जी, वो 140 करोड़ में कितनी आबादी है जो अंग्रेजी दान लोगों से बनी है, कितनी है जो अपनी अपनी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं अन्य भारतीय भाषाओं में। पर सर, आज एक चीज है, जितने भी हिंदी भाषी हैं, कोई और भी भाषी है, आप बुरा ना माने, पर इंग्लिश इज बिकमिंग अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर व्हाटएवर रीजन। सर, आप जापान में जाके देखिए, चीन में जाके देखिए, फ्रांस में जाके देखिए, जर्मनी में जाके देखिए, वो बोल के नहीं देगा अंग्रेजी में, आती भी होगी तो नहीं। आप वो भी अशोक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर मैं यहाँ पर मेरा एक छोटा सा मैं वो इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूंगा। जर्मनी 2003 में मुझे जाने का मौका मिला, मुझे तबले के लिए जाना था, टीच करने के लिए। तो मैं उतरा फ्रैंकफर्ट पर, और वहां से मैंने हेम्बर्ट के लिए ट्रेन ली और उतरा। तो बाहर जिन्होंने मुझे बुलाया था, मेरे दोस्त, वो मेरा बाहर स्टेशन के बाहर वेट कर रहे थे। तो मैं निकला, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे दाईं तरफ जाना है या बाईं तरफ जाना है। तो वहां पर एक कपल खड़ा था। मैंने उनसे पूछा जाके अंग्रेजी में कि भाई मुझे ये एड्रेस है और मुझे किस तरफ से जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पूछ लिया, तो मुझे लगा कि यार ये क्या बात है। फिर मैंने किसी और से पूछा, उसने भी मुझे जवाब नहीं दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं पूछूं किससे, क्योंकि अब मुझे लगा कि जर्मन लैंग्वेज शायद इनको ये इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, इसलिए नहीं बता पा रहे। तो एक बुजुर्ग खड़े थे, उनसे वो रशियन बोल रहे थे। तो आपकी दुआओं से मैं कुछ साल मैंने ताशकंद में बिताया, तो मैंने उनसे रशियन में पूछा कि भैया ये एड्रेस है और मुझे बाहर निकलना है। तो पहले तो मुझे देखने लगे कि सरदार साहब भाई रशियन बोल रहे हैं, और बड़े खुश हुए। तो पहले तो पूछा कि कहाँ सीखी, तो मैंने बताया कि मैं वहां रहा हूँ। तो मुझे बाहर तक छोड़ के गए। तो आपने अभी जो बात कही कि हाँ, वो इंग्लिश को नहीं प्राथमिकता देते, पर अरे पूरे रूस में जब ये नहीं सोवियत संघ था, तब मैं गया था। माफ करिए, मैं बीच में प्रोग्राम बोलिए। नहीं, प्लीज। मैं हाँ, ये उसी बात पे आ रहा था कि भाई हमारे हिंदुस्तान में ही इसको इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, इंग्लिश को। क्यों हम हिंदी को हिंदी के तौर पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं? भाई आप कहीं भी कॉलेज में जाए, कहीं अपने स्कूलों में इंडिया में हिंदी बोलने पर बैन है सर। आप नहीं बोल सकते हैं, मतलब आप डोनेशन देके भी। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये एक तरीके से अंग्रेजी यूनिवर्सल लैंग्वेज हो रही है, हिंदी को बढ़ावा नहीं मिल रहा। और आप देखिए, आप साउथ में देखिए, आप अगर हैदराबाद से नीचे जाते हैं, आंध्रा से नीचे जाते हैं, तो आपको हिंदी नहीं दिखाई पड़ती है। तो हम उसको कैसे राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा दिला सकते हैं? पर अमरजीत, आप उन लोगों पे हिंदी थोप भी नहीं सकते। नहीं, हाँ, नहीं थोप सकते, पर जो जैसे हम कहा जाता है कि हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, तो हम उसको कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, और उसको क्या तरीके हो सकते हैं उसके? देखिए, ये बहसें बहुत हुई हैं, हम इस बहस में न पड़े। हम तो टेलीविजन देखें, है ना, जहां अमिताभ बच्चन हिंदी में इतना क्या करते हैं। हसीन मोड़ दे दिया आपने, हसीन मोड़ दे दिया आपने हसीन मोड़ दे दिया, आपने मोड़ ही अलग कर दिया। नहीं, क्यों? दरअसल ये बहसें इतनी एकेडमिक और इतनी फालतू हैं, और अब वो जमाना नहीं है नवीन, जब जो पहले था कि आपने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषियों के ओर से आएगा। नहीं, पॉलिटिशियन कर रहे हैं, अब जनता नहीं कर रही है। जनता नहीं कर रही। सर मैं तो ये कहता हूँ, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। हाँ, ये बहुत सही बात है। और भाषा किस लिए? देखिए, भाषा हमें जोड़ने के लिए होती है, हमें तोड़ने के लिए नहीं होती है। करेक्ट। भाई
आप अपनी भाषा बोलो, हम कोशिश करेंगे कि आपकी भाषा सीखें। और जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, हम अगर टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं तो बड़े अपमान की निगाह से देखे जाते हैं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो अगर हिंदी कम जानते हैं तो सॉरी टू से, आई एम सॉरी दैट आई डोंट नो मच हिंदी। नहीं, उसको सच्चाई ये है कि वो हिंदी से कम जानता है अंग्रेजी, पर दिखाएगा ये कि वो अंग्रेजी ज्यादा जानता है। खैर, अब क्या है ना, अब आप आज के भारतवर्ष के नौजवानों को देखिए, उनके दिमाग में कोई कॉम्प्लेक्स, कोई कुंठा नहीं है। तुझे अंग्रेजी आती है, कोई निम्न मध्य वर्ग का है, कोई गरीब तबके से आया है, कोई नवोदय स्कूल से पढ़ के आया है, वहां भी उसने अंग्रेजी पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, तो भाषा का कोई वैसा तनाव नहीं है। और हम भी मानते हैं कि भले ही अंग्रेजी में सर्व करो, रोजगार दे रही है, भले ही अंग्रेजी में सर्व करो, पर हिंदी पे, अपनी भाषाओं पे गर्व करो। अच्छा अशोक जी, 2 क्विक क्वेश्चंस हैं। एक तो जब भी आप कहीं बाजार में जाते हैं, महफिलों में जाते हैं, हमने देखा है कि आपको बहुत सारे बच्चे, महिलाएं घेर लेते हैं, और उसका क्या फीलिंग क्या रहती है सर, जब आप इतने पॉपुलर होते हैं कि इतने लोग आपको आके घेर लेते हैं? व्हाट इज द फीलिंग लाइक? देखिए, पहले तो क्या था, मैं एंटरटेन करता था उन सबको, और जब से ये सेल्फिश हो गए लोग, मतलब सेल्फी चाहिए हर एक। अच्छा, सेल्फी। सेल्फिश हैं कि दूसरे के मोबाइल पे भरोसा नहीं करेंगे। उसको अपने में चाहिए, अपने में चाहिए। तो भाई इतने सारे लोग हो और सबको अलग अलग में सेल्फी देने लगा, तो मेरे तो बाजी बच जाएंगे। तो फिर मैं कहता रुको, इनको पकड़ाओ, इनसे ले लेना बस, सब ठीक है, इनका नंबर ले लेना, सब खींच लो। तो ये तो होता ही है। लेकिन पहले क्या होता था कि श्रीमती जी के साथ जा रहे हैं बाजार अपना कुछ, लेकिन तब भी घेर लेंगे जी। और वहां क्या है कि महिलाएं घेर लेती थी। हाँ जी। और महिलाएं आके अपना, लोकप्रिय था। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग खूब घेर लेते हैं, देश विदेश में वहाँ पहचान जाते हैं। तो मुझे लगता है हर बार के मैं इतना उम्र दराज हो गया, अब कौन पहचाने का, लेकिन अब हम ज्यादा पहचानने लगे क्योंकि सोशल मीडिया से यहाँ से वहाँ से सब जाते हैं। तो वो ऐसी स्थिति में क्या करूं मैं, महिलाएं यदि घेर लें, हाँ जी, हाँ जी। महिलाएं यदि घेर लें तो करता अरदास। अच्छा, बहुत है। बॉस उधर भी वो खड़ी हैं। अच्छा, मैं हूं उनका दास। अरे वाह। अभी जाने दो बहना, मगर सब मिलती रहना है। अरे वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सखा भाव भी रहता है, आनंद रहता है कुल मिला के। और अभी हमारे जो चाहने वाले हैं इस कदर दीवाने नहीं हुए जितना सिनेमा के एक्टर्स को देख के हो जाते हैं। तो हमारा जो ग्लैमर है वो हमारी भाषा पे लट्टू है, हमारे कपड़ों पे नहीं है, हमारे चेहरे मोहरे पे नहीं। वो हमारी कथन शैली से परिचित है, वो हमारी कविताओं से परिचित है। तो वो जीत कविता की है, इसलिए कपड़ा फाड़ू किस्म का ग्लैमर नहीं है। मजा आ गया। अच्छा अशोक जी, अमरजीत एक सेकंड, मैं अच्छा अशोक जी, पहले तय कर लो कि कौन। पहले आप सिक्का उछालो, जय और वीरू की तरह। तो सर, जो पद्मश्री मिला आपको, जो इतना सम्मान किया आपको भारत सरकार ने और राष्ट्रपति ने, तो उसके बारे में कुछ बताएं। पद्मश्री किस कैटेगरी में मिला और आपका योगदान तो इतना रहा, तो कुछ सुनने वालों को पता चलेगा कि पद्मश्री क्यों दिया जाता है और आपको क्यों मिला। देखिए, जो मिला था उस पे तो लिखा था कि भाषा और साहित्य में मेरे योगदान के लिए। जी वाह। तो वो मैं आपको बताऊं कि 63 में पहली बार मैं लाल किले के कवि सम्मेलन में बाल कवि के तौर पर आया था। अच्छा, और बाल कवि अशोक। अच्छा, बाल कवि अशोक, फिर बाद में बवाल कवि हो गए, वो अलग बात। 12 साल, आप 12 साल के थे, फिर आप 12 साल के हो गए। 12 साल का था जी। तो उसमें बाल कवि बैरागी भी थे, उनका नाम ही था बाल कवि बैरागी, पर वो बाल कवि नहीं थे,
वो युवा थे। और जैसे पहले बच्चे को मौका देते हैं इसी तरह हमें दिया गया था जी। पहले कवि थे तो उस समय लाइव ब्रॉडकास्ट होता था आकाशवाणी से कवि सम्मेलन। आज नहीं हो सकता, आकाशवाणी पे तो नहीं हो सकता लाइव, दूसरी चैनल जो जिनको वैसा संकट नहीं है सेंसर का। तो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी, द कवि सम्मेलन वाज स्टार्टेड बाय ए चाइल्ड पोएट अशोक, अनदर चाइल्ड पोएट बैरागी आल्सो रिसाइटेड हिज पोएम्स। उनके बाल कवि का भी अनुवाद कर दिया, मेरा तो चलो ठीक है, और जो जवान था अनदर चाइल्ड, क्योंकि उसके नाम में बाल कवि था, तो वो कतरन मैंने संभाल के रखी है, मेरा नाम भी जो है लाल किले के कवि सम्मेलन। तो अब आप देखो 63 में आया था जी, और अब ये है 23 पूरे 60 साल हो गए दोस्तों मुझे। बहुत खूब सर एक बात कहना चाहूंगा, एक बात कहना, बाल कवि तो आप आज भी हैं, देखो बाल हैं। अरे वाह, अमरजीत भी हमारे कवि बन गया भाई। देखिए अर्ध कवि बन गए क्योंकि अर्ध बाल हैं, अर्ध लो जी, अर्ध उड़ गए हैं जी, तो इसलिए मिली। और जब क्या होता है कि 25 तारीख को गृह मंत्रालय से फोन आया करता है, जिन जिन को पद्मश्री मिली वो अपना अनुभव। नहीं 25 कौन से महीने के, कौन से महीने? जनवरी। हाँ मैं जवाब जानता हूँ उसका, लेकिन फिर भी मैंने पूछा। 25 जनवरी को होता है, 26 जनवरी को फिर वो अखबार में छपता है। करेक्ट। तो 25 जनवरी को इसलिए फोन आता है कि वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपको स्वीकार होगी। पहले कंफर्म कर लेते हैं कि लेने वाला तैयार है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, नाराज होते हैं सरकार से, तो नहीं लेते हैं। कोई ड्रामा भी करते हैं। हाँ। तो अब सन 2003 या 4 में 25 तारीख को भोपाल में राजभवन में कवि सम्मेलन था, वहां बशीर बदर साहब को फोन आया 25 तारीख को, जी आपको पद्मश्री दी जा रही है, तो आप स्वीकार करेंगे? तो बोले जी हाँ बिल्कुल स्वीकार करेंगे। और वहां पे सब लोग खड़े हुए थे, लॉन में हम लोग थे, तो वहां कुछ शायर हजरात भी थे। तो बड़ी खुशी होकर उन्होंने बताया जी मुझे पद्मश्री अवार्ड हो रही है। मुझे तो मैं हैरान हूं, मैं तो कभी छूट रही है, मुझे तो ऐसा हो रहा है। तो एक शायर दूसरे की तरफ गए, बोले साला नाटक कर रहा है। इतनी दिनों से कोशिश में लगा हुआ था। सच यही है, जैसे अभी पता चला है। मैं माफ करिएगा, मैंने एक नाम ले दिया, कोई विशेषण उन्होंने लगाया था, मैंने नहीं लिया। बशीर बदर मेरे बहुत आदरणीय, बहुत प्यारे शायर हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को ये भ्रम रहता है कि कहीं ना कहीं कोई जुगाड़, कोई गुंताड़ा, कहीं कुछ ऐसा रहा होगा। लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि इनकी एक सर्च कमेटी होती है। अब तो अप्लाई करना पड़ता है खुद जिसको चाहिए, पहले ऐसा नहीं था। पहले अब सर्च कमेटी ढूंढती थी हर क्षेत्र के व्यक्ति को क्या है। तो उस सन 2003 तक मैं बहुत काम कर चुका था, फिल्में बना चुका था, बिल्कुल मेरा नाम था, देश विदेशों में गया था जी। 87 में तो मैं सोवियत संघ गया था जब वो टूटा नहीं था, सेंट पीटर्सबर्ग था वो जी, नहीं वो था लेनिनग्राद था, और हम मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में। हाँ, तो मैं आंखों देखा हाल सुनाने के लिए गया था, मेरे साथ विनोद दुआ थे, कोमल जीवी सिंह, राजीव मल्होत्रा थे, और वहां देखा था न जाने कितने कितने तरह के काम किए, खूब किए, मैं लगा रहा, मैंने झुक के नहीं देखा। जो मेहनत करी, और मैं एक मानता था कि जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, बहुत रेशम सही तेरा रेशा रहेगा, बहुत जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा, अभी कर ले पूरे सभी काम अपने, तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा। हमेशा कोई नहीं रहता, हमेशा कोई नहीं रहता। तो सन 2003 से ही फिर जब 25 जनवरी आती थी ना, मैं इंतजार कर रहा था शायद फोन आ जाए, फोन आ जाए, शायद फोन आ जाए। फिर 2-1 साल में किसी ने कहा जी आपका नाम आया था वहां पे। अच्छा जी, पर क्या ना आपकी पैरोकारी करने वाले कम पड़ गए थोड़े से। अच्छा, पैरोकार भी तो चाहिए होते हैं। पैरोकार वहां जो मीटिंग में, समझ गया सर, समझ गया, समझदार को इशारा ही काफी है। हाँ,
तो मैंने कहा ठीक है यार, रहने दो, कोई बात नहीं है। हाँ। तो मैंने 11 साल 25 तारीख को इंतजार किया अरे कि शायद बाहर आ जाए, क्योंकि मैं मानता था कि हाँ। काम किया है कि मुझे बिल्कुल मिलना चाहिए। तो सन 14 में मैं लगभग 2-3 साल पहले से ही मैं छोड़ दिया था, मुझे नहीं चाहिए पद्मश्री, ना मिले कोई बात नहीं है, ठीक है, अपना काम करते रहो, अपना काम। तो मैं नागपुर एयरपोर्ट से अमरावती जा रहा था और वहां फोन आया गृह मंत्रालय से, अरे कि जी आपका नाम जो है पद्मश्री के लिए चयनित हुआ है, तो हमें आपकी स्वीकृति चाहिए कि आप उसे लेंगे या नहीं लेंगे। तो मैंने कहा मुझे बताइए कि आप देने वाले को किस तरह देते हैं, यहीं पेड़ पे टांग दीजिए, मैं कूद के दिल प्रफुल्लित हो गया, दिल प्रफुल्लित हो गया। बहुत दिनों, और सबसे पहला फोन मैंने अपनी माँ को मिलाया वहां से। बहुत वेरी नाइस। क्योंकि मेरे शिष्यों को मिल गई थी, कई सारे ऐसे शिष्य थे, तो लोग गुरुजी आपको नहीं मिली और चेलों को मिल रही है और गुरु अभी बैठा हुआ है। बताए क्या हाल है? तो ये है कि मिल गई तो मिल गई, ठीक है। बहुत खूब, बहुत खूब। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके उस दौर के और आज के इस दौर के जो कवि हैं, कौन आपको बहुत पसंद है? देखिए कवि तो थे बहुत, और मुझे सच बताऊं कि पुराने कवियों में समझिए जिनसे मैं मिला हूं, ये मेरा सौभाग्य है, और इतना सौभाग्यशाली कोई दूसरा व्यक्ति आपको अब शायद न मिले कि जिसने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को देखा, जिसने हरवंश राय बच्चन जी के साथ भी कविता सुनाई है, जिसने दिनकर जी के साथ कविता सुनाई है, शिवमंगल सिंह के साथ सुनाई है, जितने भी बड़े बड़े कवि हुए हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी ने तो मेरा नाम कविता सुनने के बाद लाल किले में गोपाल प्रसाद व्यास जी को दिया था। ब्यूटीफुल। तो ये जितने भी कवि हैं, पंजाब के राज कवि इंद्रजीत सिंह तुलसी, उनका बड़ा नाम था। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिल्मों के लिए भी लिखा था, बहुत अच्छा सुनाते थे। हरवंश राय बच्चन जी हो गए, किशन सरोज हो गए, कैलाश वाजपेयी, ज्ञानवती सक्सेना, देवराज दिनेश, बहुत प्यार करने वाले लोग बता रहा हूँ मैं आपको। बालकनी मैंने अभी लिया सर, जिनके नाम, ये तो दिग्गज है, महारत की सब दिग्गज है। और फिर उनके साथ रहते रहते, उनके साथ कविता सुनाते सुनाते अपना शिक्षण हो जाता था, और उनका प्यार मिलता था इसलिए क्योंकि मैं ताली बजवा लेता था, मेरी कविताओं में कुछ होता था जो कि लोगों तक पहुंच जाता था। जी, वो एक अच्छा दौर था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो कमर्शियल होने लगा, पहले कोई पूछता नहीं था कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा, न्योता आ गया, खुश हैं भाई, चले गए, तो किराया भाड़ा तो मिलेगा ही मिलेगा। और कहाँ टिकाएंगे, मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं धर्मशाला में गए, वहां फूस की पपुआल बिछी हुई है, उसके ऊपर दरी डाल दी, बेचारे कभी वहां सो रहे हैं, उन्हें और अच्छा लग रहा है क्योंकि कम से कम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आज का जमाना ये है कि आपको 5 स्टार होटल चाहिए, अपने कमरों में अलग कमरा चाहिए, शेयर नहीं करेंगे। जब कमरा शेयर नहीं करेंगे तो दिल कैसे शेयर करेंगे? दिल कैसे शेयर? मैं उसकी प्यार हूं। तो ये एक विभाजन हो गया, विभाजन। हाँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, प्रेम तत्व कभी। तो आजकल में सर 3-4 नाम बताएं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं यंगस्टर्स। देखिए 2 तरह के कवि हैं, एक जो पुस्तकीय हैं, एक वो जो पुस्तकीय हैं। एक जो पुस्तक तक जाते, एक पुस्तकीय है और दूसरा उस तक जाने वाले, और एक पुस्तक तक जाने वाले, एक उस तक जाने वाले, यानी ऑडियंस के पास जाने वाले। इसमें एक अमेंडमेंट कर देता हूं मैं, एक तीसरे भी हैं जो यूट्यूबर्स हैं। हाँ, तो उसमें तो पुस्तक है ना, पुस्तक है, पुस्तक है, पुस्तक और पुस्तक है, पुस्तक है। बिल्कुल सही कह रहे। तो वो जो कवि हैं आज के, वो सब हमारे शिष्यों में हैं बहुत सारे, और बड़ी तेज मेधा वाले हैं जी, ना। उनके पास आज के जमाने की टेक्नोलॉजी है, उनके पास गूगल ज्ञान है, उनके पास अपना अनुभव ज्ञान भी है, बड़े अच्छे गीतकार हैं,
विष्णु सक्सेना मेरे बड़े बड़े प्यारे हैं, ओम निश्चल मुझे बहुत प्यारे हैं, और हास्य में महेंद्र अजनबी हैं, वेद प्रकाश हैं, 45 कवि हैं, कहाँ तक नाम गिनाऊंगा मैं। बिल्कुल। शैलेश लोढ़ा जो है वो भी हमारे अनुज समान है। अभी उनको सितंबर महीने में ही नहीं, नवंबर में काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाने वाला है। शैलेश लोढ़ा तो चिराग जैन है, वो भी प्रिय हैं। संपत सरल हैं एक कवि, आपने सुने होंगे। तो यूट्यूब पे जाइए तो ये सब कवि मिल जाते हैं, सब कवि मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसे कवि हैं जो राजनीति में भी रहे, नीति में भी रहे, कथावाचन में भी रहे, और कवि भी हैं। तो उनकी क्षमताएं अलग तरह की हैं, हर तरह से आते हैं सामने, विश्वास दिलाते हैं कि वो अच्छे रहेंगे। इतने लंबे आपके इस साहित्यिक कार्यकाल में कोई ऐसी बात हुई हो जो आपके दिल को छू जाती है और आप आज भी आपको उसको याद करके रोमांचित हो जाते हैं? जीवन में या मंच पर? दोनों। मंच पर, मतलब मंच पर, जीवन में। देखिए, अगर मैं दुनिया को एक मंच मानूं जी, तो दिल को छूने वाली बात एक तो मैं बताऊंगा ये कि मैंने एक कविता लिखी थी, बियर कैसे पीऊं। प्लीज सर सुना दीजिए। लंबी कविता, पता लग जाएगी। हम चार लाइन। बहुत दिनों से मन में था कि किसी एक दिन जरा ढंग से मौज मस्ती से जीऊं, एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पीऊं, लेकिन फैसला किया कि बियरबाजी उसी दिन होगी जिस दिन अखबार में एक भी औरत के जलने मरने की खबर नहीं होगी। उन दिनों दहेज के कारण बहुत हत्याएं और आत्महत्याएं थी, उसी दिन होगी जिस दिन। तो वो कविता में लंबा मैं विधान बांध के फिर अंत में मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं पीऊंगा, मैं बियर नहीं पीऊंगा, मैं हरगिज बियर नहीं पीऊंगा, मैं कतई बियर नहीं पीऊंगा, और शायद ये तो पेट में उसी दिन जाएगी जिस दिन अखबार में जलने मरने की कोई खबर नजर नहीं आए। बहुत इस तरह का भाव था उसका, लंबा मैंने नाटकीय नहीं बहुत सिलसिला। तो इसके बाद एक शिकोहाबाद की शकुंतला देवी का मुझे इंग्लैंड लेटर मिला कि जी आपकी कविता सुनने से पहले घर में अपनी हत्या तो न होने देती मैं, लेकिन आत्महत्या मैं करने को तैयार थी, पर आपकी कविता सुनने से मैंने वो विचार त्याग दिया। मैं जीऊंगी और सदा आपकी आभारी रहूंगी, ऐसा कुछ। तो मुझे लगा कि सारे पुरस्कार जो भी मिलते हैं, पुरस्कार तो बहुत मिले मुझे, पर ये बहुत बड़ा संख्या में मिल गए। पद्मश्री तो बात की बात है, लेकिन बचपन से ही खूब पुरस्कार मिलते रहे, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा बड़ा पुरस्कार है। और एक और सुनने वाली एक और बात बताता हूँ। 84 में जब दंगे हो रहे थे तो हमारे कॉलोनी में बहुत सारे सरदार परिवार थे। हमारे नेक्स्ट डोर नेबर भी एक सरदार जी थे, शिवदेव सिंह सेखों, बाद में आपके कनाडा चले गए, उनका बेटा वहीं रहता है शिवमी। तो जब गुंडों ने घेर लिया कॉलोनी को और मेरे सामने अत्याचार हो रहा था, मेरे सामने उनके टीवी गिराए जा रहे थे, कुछ किया जा रहा था, पिछवाड़े में एक सरदार जी की पगड़ी बांध के ही आग लगा दी गई। तो मतलब भयंकर, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, मेरी आंखों के सामने 84 में हुआ। और तब मेरी बिटिया ने, छोटी सी थी वो, 4 साल की, उसने पूछा था, कभी कभी बच्चे बात करते हैं, कई दिनों तक मेरी नींद भुला दी, कभी कभी बच्चे बातें करते हैं बुनियादी। नेहा ने, मेरी बेटी नेहा ने एक सवाल पूछा और कई रातों के लिए मेरी नींद भुला दी। जब हमारी कॉलोनी में मचा था हाहाकार, तब बिटिया ने पूछा, पापा हम हिंदू हैं या सरदार? उसे नहीं मालूम था तब तक, ये हम हैं तो बताते हैं कि हम हिंदू हैं या सरदार हैं या क्या हैं क्या नहीं। काश ऐसे दिन आए कि हम सब मनुष्य हैं, इसी में ही संतुष्ट रहें। बहुत तब शिवदेव सिंह सेखों साहब को हमने अपनी दो छत्ती में, घर की दो छत्ती में 3 दिन बिताया। अब वो नहीं रहे हैं, मरहूम हैं। और अगर शम्मी सुन रहा होगा कनाडा में आपके प्रोग्राम को, तो वो साक्षी है इस बात का कि हमने उनको 3 दिन दो छत्ती में रखा ताकि कोई
बहुत खूबसूरत, वेरी वेल डन सर। कमरा में जा रहे थे, हाँ जी। हम उनका मलमूत्र अपना लेके जाते थे, उनको भोजन देते थे, और उन्होंने यहाँ तक हो गया कि दाढ़ी काट लूं, मैंने कहा वो नहीं काटने दूंगा आपको, बहुत खूबसूरत, बहुत मैं नहीं काटने दूंगा। बहुत बड़ी बात, बहुत रहे, लेकिन घबरा गए थे। फिर उनकी बिटिया कनाडा चली गई आपके यहाँ, और फिर उनको भी बुलाया जाने लगा। तो जिस दिन वो कनाडा के लिए रवाना हो रहे थे, तो एक बात कही थी, मतलब बड़बोलापन न मानिएगा, लेकिन मैं उससे हिल गया था, जो बात छू जाती है ना। जी जी जी। तो उन्होंने कहा, अशोक हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कह के जाऊंगा कि ऊपर रब ते नीचे तू। अरे वाह, कि जान बचाने के बाद जो मैंने कहा, अरे मेरे प्रचरण छुए उनके कि आप हमारे पितृ तुल्य हैं। होता क्या है कि एक गुबार आता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो ज्वार आता है, उस ज्वार के ज्वर को अगर कम कर दे कोई, तो भाटा भी बड़ी जल्दी आ जाता है, और दिलों का पाटा भी बड़ी जल्दी भर जाता है, बहुत, है ना। तो अभी कुछ कुछ तो फिर होने लगा है, कुछ कुछ यहाँ घबराहट हो रही है, कुछ कुछ वहां अभी तो आके चुके हैं। पता नहीं है ना। ये अच्छा, और लाइटर नोट, ये माजरा क्या हो रहा है सर? आपको क्या लग रहा है, ये कहाँ, ये जो सिचुएशन अभी क्रिएट हो गई है, ये जो ट्रूडो जी ने करी है, जिसने भी करी है, ये क्या, इसका ये जाएगी कहाँ बात? देखिए, कोई आदमी भंगड़ा करे, कितना अच्छा लगता है। हाँ जी, है ना। ट्रूडो भंगड़ा जानते हैं। हाँ जी। अब भंगड़ा के पीछे क्या चीज है, मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, लेकिन भंगड़ा करने का जो मन उनका बना देता है सिख समाज, तो उन्हें अच्छा लगता है। और कोई भी चीज अच्छी लगे वो बुरी नहीं होती है, लेकिन अगर उसके बुरे परिणाम आने की संभावना है, तो उस पर सोचना चाहिए कि भाई कितना भंगड़ा करना चाहिए। आप दिन रात तो भंगड़ा नहीं कर सकते। वेरी वेल सेड। तो भांगड़ा के समय अच्छा लगता है, और कांगड़ा जाना कांगड़ा जी के समय अच्छा लगता है, और टांग से टांगड़ा बन जाना वो भी समय भी अच्छा लगता है। बिना बात टांग अड़ाओगे तो भी खराब है। देखिए क्या है, ग्लोबल गांव है, अब हम उस गांव के गंवार लोग हैं, हम लोकुल के गंवार हैं, हम मानते हैं, क्योंकि सब जगह की खबर सब जगह है। क्योंकि जिसको आप मानते थे अमेरिका इतना महान इतना महान, अब कोविड ने टाइम बोल दे दी उनके देश की, तो पता लग गया कि भाई कितना महान है, कोरोना कितना महान है। लेकिन इंसान जहां भी है वो महान है। अगर हमारे देश ने दूसरे अपने दोस्त देशों की मदद की और वैक्सीन पहुंचाया, तो वो हमें गर्व की अनुभूति कराता है। तो अपने यहाँ भी चिंता उन्होंने की, हम सब ने मिलके की, और कोविड ने हम सब लोगों को सिखाया कि कैसे हम एक दूसरे की मदद करना सीखें। जी, है ना। हमारे यहाँ 1 दिन का लॉकडाउन हुआ था, टोटल लॉकडाउन, सब सन्नाटा, बिल्कुल मनुष्य जाति दिखाई नहीं दे रही थी। सूने गलियारे, सूनी गलियां, सूने मोड़, पता नहीं कहाँ गायब हो गए 140 करोड़। वाह, कहाँ गायब हुए 140 करोड़। तो मैं अभी कह रहा हूँ, पहले तो 135 ही थे तब। देखिए अभी मोदी जी ने बताया तो हम माने हैं कि भाई 140 हो गए। ठीक है, 3-4 में कोविड के बाद बढ़ गए सर, बढ़ गए। अब उसके भी कारण है, आप जानते हो, घर में कोई आदमी रहेगा। और कई लोगों का तो बर्थ रजिस्टर ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डिस्टेंस बनाए रखिए। ये आपका जन्म कैसे हो गया? गलत संदेश दिए। एक तो बंद कर दो, ऊपर से डिस्टेंस बना के रखो, बंद कर दो। बताइए, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। पर किसी ने माना थोड़े ही, और न मास्क लगाया, जो कुछ किया मास्क हटा के किया। ये भी सही बात। देखिए हम अपने, आपने गद कर दिया आपने, मतलब ये जो इंटरव्यू है ये बहुत दूर तक जाएगा, ये मेरे को लग रहा है। ये इंटरव्यू नहीं है, ये तो हमारी गपशप है। नहीं, गपशप है, मेरा कहने का मतलब है, शुरू इंटरव्यू से होती है, गपशप में बदल जाती है। कुछ लोगों के साथ 10 मिनट का सफर होता है, और मैंने ये देखा जिसके साथ 1 घंटे का सफर होता है उससे दिल मिल जाता है। देखिए, आप असल बात क्या है, आप मेरी घंटी बजाने की कोशिश नहीं कर रहे।
नहीं, हाँ बिल्कुल। और मैं मंदिर में आपके घंटा बजा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। देखिए आपने सर आपने बहुत अच्छा बज रहा है। और सर ये हमारा, आपने देखा होगा हमारे ये अमरजीत और मेरा उद्देश्य ही नहीं। नवीन जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अशोक जी बैठे हैं हमारे सामने और चलते फिरते इंस्टीट्यूशन है, और ऐसे और भी हमारे इंडिया में, दुनिया में इंस्टीट्यूशन है जिनको छोड़कर हम वो गूगल बाबा के पीछे लगे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब एक जी 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 जो इंस्ट्रूमेंट में लेकर अगर बैठा हूं, अगर अगर इसके अमरजीत, ऊपर एक सेकंड अमरजीत, अगर अमरजीत के गुरुजी नहीं होते ठाकुर कृष्ण सिंह जी महाराज, तो अमरजीत क्या गूगल से सीखता तबला? मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि हजारों किताबें लिखी हुई हैं म्यूजिक के ऊपर, पर जो ये सामने बैठ के मुझे मिलेगा जो सामान, वो जो मैं उनके सामने बैठ के उनके चरण पकड़ के जो मैं सीख पाऊंगा, वो मैं किताबों से नहीं सीख पाऊंगा, वो मैं गूगल से नहीं सीख पाऊंगा। चाहे हजारों उसमें क्या बोलते हैं एनिमेशंस हो या वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अशोक जी, आपके सामने बैठ के सीखने को मिलेगा वो नहीं मिल सकता है। अशोक जी, इतना मजा आया, इतना मजा आया। जाते जाते कुछ इतनी खूबसूरत चीज सुना दीजिए कि आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा? देखिए, मैं क्या अंजाम ये है तो आगाज क्या होगा? क्यों घंटी बजी के दर्शकों के लिए? देखिए, मेरी घंटी कब बजी थी बताइए। मेरी घंटी तब बजी थी कि जब 140 करोड़ गायब हो गए थे जी, और हमें वैसे तो गर्दिश और गर्द के मारे दिन में तारे दिखाई दिया करते थे, वहां रात में दिखाई देने लगे थे सबके सब। जलंधर से हिमालय की चोटियां दिखाई दिखाई रही बिल्कुल। इतना साफ सुथरा हो गया था, और शेर, चीते, भालू, गीदड़ सबके सब सड़क पे टहलने लगे थे। बिल्कुल, उनको कोई खतरा नहीं था। चिड़िया इतनी बढ़ गई थी, प्रकृति, यानी मनुष्य तो सन्न था, प्रकृति प्रसन्न थी। बहुत वाह वाह, बहुत अच्छा। और वो मदद करते थे एक दूसरे की, प्रकृति के सारे जो तत्व हैं एक दूसरे की सहायता करते रहते थे। तो मैंने गजल कही जी। इस गजल को समझिए कि मैं समाहार कर रहा हूँ जी। बहुत देर हो गई, इतने कौन बैठे रहेंगे आपका बातचीत सुनने के लिए, लेकिन ये एक संजीदा भी मामला है, लेकिन मजेदार लगेगा। एक शेर आया इस नेचर में देख के कि नेचर में हर चीज एक दूसरे की मदद करती है, और हम अगर करते हैं किसी के लिए कुछ तो उसका मेहनताना लेते हैं, बिना पैसे नहीं करते। बिल्कुल। मतलब आपके दिमाग में एक बार मैं बीच में आया था $75 पर आवर की बात हो रही थी। हाँ, वो कुछ, वो तो हमारे उसके थी जो अमरजीत और मैं किसी थर्ड पर्सन को लेके बात कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ के थर्ड पर्सन है ही नहीं, नेचर है और आप हैं। हाँ बिल्कुल। और वो क्या कर रही है किसके लिए, ये देखिएगा। देखिए क्या होता है, मैं आपको वैसे बताऊं, आपको पता होगा, एक होता है मतला, पहली दो पंक्तियां, दो मिसरे होते हैं। हाँ, दो मिसरे। तो उसको कहते हैं आमद का शेर, मतलब ऊपर से उतरा है जी, ऊपर से आया है, मतलब सरस्वती की कृपा हुई है या किसी भी ईश्वरीय ताकत ने आपके जहन में वो डाला। हर किसी को नहीं आती है वो, इससे खुश होती है, जो 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 एक क्षमता है लेखन की वो आती है, उसकी भी लहर आती है। तो कोई आइडिया आया, वो आपने डेवलप किया, कल्पना से आता है, वो उसको कहते हैं आमद का शेर। जी। अच्छा, पहला शेर तो आमद का हो जाता है, बाकी बरामद के होते हैं। बाकी बरामद के होते हैं। सही है, तुके मिलाते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो हर शेर में वो बारीकी नहीं होती है, उतना बात नहीं होती है। तो मैंने सिर्फ ये खोज की, क्योंकि देखो उर्दू शायरी अलग है, हिंदी में भी शायरी करने वाले, गजल कहने वाले हैं, लेकिन हिंदी गजल का मिजाज अलग है। हिंदी गजल का मिजाज मेरे छंदो लक्षण शास्त्र से जुड़ा हुआ है, मेरी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, और मेरे मोड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर कौन थे, वो परंपरा के प्रदान की क्या प्रक्रिया थी। जैसे तबला सीखोगे तो आपको गुदाई महाराज चाहिए ही चाहिए सामने बजाने, है ना, और वो साक्षात से ही होता है, वैसे नहीं होता है, नहीं होता गूगल से नहीं होता, कहीं से नहीं होता। और क्या मदद करती है प्रकृति, और उसका क्या मेहनताना हो सकता है जो नहीं लेती वो, ये देखिए। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। वाह,
मदद करी माटी ने, एक न एक पाई। न पाई ली। भू के ऊपर धरती के ऊपर, भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा। इधर से हवा चली इधर, उधर से हवा चली इधर। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, झूम झूम नाचा। कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। वाह, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई नाच ली। सिखाई और ली। तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा। तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा। क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली। बहुत खूब। अभी देखना, ये इमेजेस हैं, हाँ, इमेजरी बिंब हैं, पूरे इमेजेस हैं। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। वाह। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। क्या डाली ने गहने की गढ़वाई ली। वाह, डाली ने गहने की गढ़वाई ली। और कलिका खिलकर फूल बनी। सबने देखा, सबने देखा, सबने देखा। तुमने देखा, इसने देखा। वाह। कलिका खिलकर फूल बनी, सबने देखा। क्या कलिका ने कोई मुंह दिखलाई ली। क्या कलिका ने कोई मुंह दिखलाई ली। और फूलों से भर गई धरित्री की गोदी। ये भी देखिए, हमारी सब रस्म है, हमारे सब जो मुआवजे हैं वो ट्रेडिशन, फूलों से, ट्रेडिशन है। फूलों से भर गई धरित्री की गोदी। अमलतास ने कोई गोद भराई ली। क्या बात। अमलतास ने कोई गोद भराई ली। हाँ। और ये देखिए, एक और काम होता है गांवों में, होता हो सकता है, देखा होगा आपने, युगों युगों तक, प्रागैतिहासिक काल की बता रहा हूँ, प्री हिस्टोरिक, बिल्कुल। युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, पत्थर पर। युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर। क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली। कमाल। क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली। धूप हवा और जल से फसलें लहराई। क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली। रंग बिरंगे फूल खिल उठे घाटी में। क्या कुदरत ने कोई भी रंगवाई ली। और सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पी, ऑक्सीजन दी। क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली। क्या पेड़ों ने कोई नाक भराई ली। वृक्ष साफ हैं, दूर तलक हरियाली है, पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली। बहुत खूब। अमर बेल को ढोता रहा बबूल सदा। कभी भूल से भी क्या कोई ढुलाई ली। पानी पर बादल ने खूब सवारी की, पर बादल ने क्या कोई ठहराई ली। और गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई। गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई। क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली। और बहा ले गई तट का सब मैला मलबा। क्या नदिया ने कचरे की उठवाई ली। और अंत की तरफ जा रहा हूं, देखिए इसको, इमेज को देखिएगा और साउंड भी देखिएगा। कि तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले। तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले। क्या हमने कोई ताली बजवाई ली। क्या बात, कमाल। तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले। क्या हमने कोई ताली बजवाई ली। सभी कमेरे हैं कुदरत के कारीगर। नहीं किसी ने अपनी कभी कमाई ली। भर भर प्यार किया सबने एक दूसरे को। नहीं किसी ने मेहनत की भरपाई ली। और अमरजीत, नवीन, मैं ऋणी हो गया दोनों का। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, ऋणी हम हो गए। लीजिए, अगली बात सुन लीजिए, अभी जो आप कर रहे थे। अमरजीत एनके डियर, ऋणी हो गया दोनों का। क्या मैंने कोई ताली बजवाई दी। नहीं बिल्कुल नहीं। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली। क्या बात है। मदद करी माटी ने, एक न पाई ली। आपने तो क्या अमरजीत और मुझे अमर बना दिया है। हमारा तो पूरा क्यों हमारा दिन बना दिया सर। आप दिन बना दिया। आपको प्रणाम। इतना दिल और भी चाह रहा है कि आपके साथ और भी हम धन्य हो गए। पर हम ये जरूर कहेंगे कि भगवान आपको बहुत सेहत दे, उम्र दे, और कामयाबी के तो शिखरे आपने ऑलरेडी पार कर चुके हैं। तो अमरजीत, जाते जाते सर के लिए जरा। हाँ, बस आपकी शान में एक बहुत पुराना मैंने अपने गुरुजी से सीखा था, मयूर छंद कहते हैं, क्योंकि छंद के आधार पर ही तालों की भी रचना हुई। वो छंद में आपसे बाद में ऑफलाइन सीखूंगा, छंदबद्ध जो हिसाब किताब है। और एक ये मयूर छंद है, बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे, गुरुजी से सीखा मैंने।
के झन नन नन झन झन नन दिमी दिमी दामिनी चमक दमक इतरावे, दिमी दिमी दामिनी चमक दमक इतरावे, पवन चलत जिया हरख्यो, बदरा उमड़ घुमड़ कर घिर घिर आवे, वाह 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 वाह, बिजुरी चमके धित्ता तड़ धित्ता तड़न धित्ता, धड़ 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 धड़, मोर 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 मन बोले मोहन राधा मोहन राधा मोहन राधा। वाह, नमस्कार सर। आपकी शान में सर। बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।